इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे कि पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बेयस थ्योरम क्या होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है इसका क्वेश्चन, बस आप लोग एक सिंपल सा लॉजिक लगाकर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस क्या होता है। ए सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, E3 एंड En is said to be represent a partition of simple space if EI intersection EJ equal to phi where I not equal to J and IJ belongs to 1, 2, 3, 4 and so on। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इवेंट्स E1, E2, E3 एंड En किसी पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन में बोला जा रहा है कि EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू फाई होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हैं इन सारे इवेंट्स के बीच में कोई भी कॉमन आउटकम्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग E1 इंटरसेक्शन E2 निकालें तो ये भी फाई होना चाहिए, या अगर हम लोग E2 इंटरसेक्शन E3 निकालें तो ये भी फाई होना चाहिए। फाई का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं ना, यानी कि इस दोनों इवेंट के बीच में कोई भी कॉमन आउटकम्स नहीं है। उसी प्रकार से इस दोनों इवेंट के बीच में भी कोई भी कॉमन आउटकम नहीं है। या अगर हम लोग यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E3 भी करें तो ये भी फाई ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड यूनियन En इक्वल टू सिंपल स्पेस S के बराबर होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन है कि यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हैं इन सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग एक डाई को फेंके, तो डाई को फेंकने के बाद सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग दो इवेंट तैयार करते हैं। इवेंट ए में ऑड नंबर, हम लोग ऑड नंबर वाला आउटकम डालते हैं, एंड इवेंट बी में हम लोग इवन नंबर वाला आउटकम डालते हैं। अब ये जो इवेंट है ये पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B ये फाई के इक्वल आता है कि नहीं। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई है। देखिए, इस दोनों इवेंट के बीच में कोई भी कॉमन आउटकम नहीं ना है, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो गया, फाई हो गया। अब A यूनियन B निकालते हैं, यानी कि इस दोनों इवेंट को कंबाइन करते हैं। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही होगा ना। और ये क्या सिंपल स्पेस के बराबर है, तो A यूनियन B इक्वल टू क्या आ गया, S आ गया। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे जितने भी इवेंट हैं इन सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालें तो 3/6 यानी कि 1/2 ये ग्रेटर देन 0 है, PA ग्रेटर देन 0। उसी प्रकार से इवन नंबर का भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों इवेंट जो है ये पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया अच्छे से, क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब हम लोग समझते हैं कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। मान लेते हैं कि ये स्क्वायर जो है ये किसी सैंपल स्पेस S को डिनोट कर रहा है, ये सर्कल किसी इवेंट A को डिनोट कर रहा है, एंड E1, E2, E3, E4, En जो है ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो रीजन है ये इवेंट E1 को डिनोट कर रहा है, ये जो रीजन है ये इवेंट E2 को डिनोट कर रहा है, ये जो रीजन है ये इवेंट E3 को डिनोट कर रहा है, ये जो रीजन है ये इवेंट E4 को डिनोट कर रहा है, एंड ये पूरा रीजन जो है ये इवेंट En को डिनोट कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि E1, E2, E3, E4, En ये पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस है। तो अगर ये पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इन सारे इवेंट के बीच में कोई कॉमन नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग E1 इंटरसेक्शन E2 निकालें तो ये फाई होगा। देखिए, इस दोनों रीजन के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं ना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस दोनों रीजन के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसी प्रकार से इस दोनों रीजन के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर E1, E2, E3, E4, En ये पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस है तो इस सारे का यूनियन सिंपल स्पेस के बराबर होगा। ये बात तो क्लियर है। अब अगर अपने लोग को इवेंट A का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इक्वल टू क्या होगा। देखिए, यहाँ पे इवेंट E1 एंड A के बीच में जो कॉमन रीजन ये है इसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लें, फिर इवेंट ए एंड E2 के बीच में जो कॉमन रीजन ये है इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लें, फिर
इवेंट ए एंड E3 के बीच में जो कॉमन रीजन ये वाला है इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लें, फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लें। अब ये EN एंड ए के बीच में जो कॉमन रीजन ये है इसका प्रोबेबिलिटी निकालें। इन सारे को ऐड कर देंगे तो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। ए इंटरसेक्शन E1 कहने का मतलब यही ना हुआ कि ये रीजन एंड ये पूरा इवेंट ए के बीच में ये जो कॉमन रीजन है इसका प्रोबेबिलिटी, उसी प्रकार से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन E2 यानी कि यही रीजन, उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN। अब देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ कैसे निकालते थे, ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। उसी प्रकार से अगर हम लोग निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर यहां से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E का वैल्यू निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे इसके जगह हम लोग ये चीज लिख लिए, प्लस इसके जगह हम लोग ये चीज लिख लिए, प्लस इसके जगह हम लोग ये चीज लिख लिए, तो ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का प्रूफ हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है प्रूफ। देखिए आपको तो पता ही है कि अगर E1, E2, E3, E4, En ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En ये सैंपल स्पेस के बराबर होगा, ये बात तो पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग A इक्वल टू A इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं ना, यानी कि ये सैंपल स्पेस S एंड इवेंट A के बीच में कॉमन तो ये इवेंट A ही है ना, तो A इक्वल टू हम लोग A इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं। अब ऐसा भी तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन S, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन इस S के जगह हम लोग E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड यूनियन En लिख सकते हैं, तो ये लिख लिए हम लोग S के जगह। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो इंटरसेक्शन है ये मल्टीप्लाई के साइन का काम करता है एंड यूनियन जो है ये प्लस के साइन का काम करता है। तो इसको हम लोग अगर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा क्या, A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 यूनियन उसी प्रकार से A इंटरसेक्शन En। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन की जगह प्लस साइन, A इंटरसेक्शन E2 यूनियन की जगह प्लस साइन, A इंटरसेक्शन E3 प्लस A इंटरसेक्शन En। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1, इसको अलग अलग करके लिख लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन En। देखिए सेम यही फॉर्मूला आ गया ना, तो इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। अब हम लोग समझते हैं कि बेस थ्योरम क्या होता है। देखिएगा कितना आसान है बेस थ्योरम। देखिए अगर ये स्क्वायर किसी सैंपल स्पेस S को डिनोट कर रहा है, ये सर्कल जो है ये इवेंट A को डिनोट कर रहा है एंड इवेंट E1, E2, E3, E4, En ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A क्या होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन इवेंट A हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। अगर इवेंट A हो चुका है तो इवेंट E1 के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 फॉर्मूला पे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A का तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखे हैं, तो लिख सकते हैं ना। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A के जगह क्या लिखेंगे, यही पूरा लिख लेंगे। देखिए क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2। अगर 2 इवेंट है तो E2 तक रुक जाएंगे, 3 इवेंट है तो E3 तक रुक जाएंगे, 4 इवेंट है तो E4 तक रुक जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन En लिख लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर इवेंट A हो चुका है तो इवेंट E1 के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ पे इवेंट A के होने के बाद
E1 इवेंट भी हो रहा है, E2 इवेंट भी हो रहा है, E3 इवेंट भी हो रहा है, E4 इवेंट भी हो रहा है, En भी हो रहा है, तो वही बोला जा रहा है कि इवेंट E के होने के बाद इवेंट E1 के होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये अपने लोग का फॉर्मूला हो गया, यही तो बेस थ्योरम है। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए अब देखो, मान लो कि आप लोग को ये सब फॉर्मूला नहीं पता है, फिर भी आप लोग सिंपल सा लॉजिक लगाकर बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए कि इवेंट ए के होने के बाद इवेंट E2 के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए सिंपल सा ये फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा कि ऊपर हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रखते हैं और नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इवेंट ए के होने के बाद E2 के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कॉमन रीजन तो यही ना है, यानी कि यही फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। ये जो रीजन है ये ए इंटरसेक्शन E2 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब नीचे रखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो देखिए इवेंट ए अगर हो चुका है तो E2 के होने का प्रोबेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब इवेंट ए यहां से हुआ हो। बात को समझिएगा, अगर इवेंट ए हो चुका है तो E2 के होने का प्रोबेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब इवेंट ए यहां से हुआ हो। तो फेवरेबल आउटकम्स की जगह हम लोग यहां लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। अब नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए हो सकता है कि इवेंट ए यहां से हुआ हो, या हो सकता है कि इवेंट ए जो है ये ए एंड E3 के कॉमन रीजन यहां से हुआ हो, या हो सकता है कि इवेंट ए जो है ये ए एंड E4 के कॉमन रीजन यहां से हुआ हो, या हो सकता है कि इवेंट ए जो है ये ए एंड En के कॉमन रीजन यहां से हुआ हो। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के जगह नीचे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3, उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। बात को समझ में आ रहा है अच्छे से, बात समझ आ रहा है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए बेस थ्योरम के फॉर्मूला को याद रखना कितना आसान है वो मैं बताता हूं, बहुत आसान है। आप लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, अगर यहाँ पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यहाँ पे अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 की जगह ये चीज लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब E2 बाई ए है तो इसको हम लोग उल्टा करके यहाँ पे लिख लेंगे ए बाई E2, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या करना है, नीचे करना है सिंपल सा काम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। उसी प्रकार से जहां जितना इवेंट है, अगर 3 इवेंट है तो E3 तक जाएंगे, 4 इवेंट है तो E4 तक जाएंगे, n इवेंट है तो En तक जाएंगे, En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En। कितना आसान है याद रखना बेस थ्योरम के फॉर्मूला को। और बेस थ्योरम अप्लाई कब करना है, देखिए अगर E2 बाई ए बाई E2 दिया रहे और E2 बाई ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 दिया रहे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए निकालना है, तो हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना मजेदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं, फिर भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा, बस लॉजिक लगाना है। अब बेस थ्योरम पे आधारित एग्जांपल 16 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप लोगों को बेस थ्योरम का फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, फिर भी सिंपल सा फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का यूज करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. देखिए यहाँ पे 2 बैग हैं, सबसे पहले हम लोग ट्री बनाएंगे। यहाँ पे 2 बैग है, बैग 1 बैग 2। बैग 1 में 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, बैग 2 में 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इस दोनों में से किसी एक बैग को रैंडमली चूज किया जाता है और उस बैग में से एक बॉल निकाला जाता है जो कि रेड है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल बैग 2 में से निकला हो। क्वेश्चन को एक बार और समझिए, 2 बैग है, बैग 1 में 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, बैग 2 में 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। अब इस दोनों बैग में से किसी एक बैग को रैंडमली चूज किया जाता है, ठीक है, और इसमें से एक बॉल निकाला जाता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो जो बॉल निकलता है वो रेड होता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल बैग 2 में से निकला हो। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आसान है।
अब देखिए बैग में से जो बॉल निकाला जाता है वो बॉल रेड है, इसके बारे में अपने लोग को बता दिया गया है। यानी कि बॉल के रेड होने के इवेंट के बारे में अपने लोग को बता दिया गया है। तो जिस इवेंट के बारे में बता दिया गया है उसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे। इवेंट ए इक्वल टू ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है, अब इस दोनों बैग में से एक बैग चूज करना है। तो मान लेते हैं कि इवेंट E1 जो है ये बैग 1 चूज करने के बारे में बता रहा है, एंड इवेंट E2 जो है ये बैग 2 चूज करने के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने लोग को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A। बात समझ रहे हैं ना, यहां बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। यहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A क्यों किए हैं, यहां पे A के बारे में अपने लोग को बता दिया गया है। बॉल जो निकाला गया है वो बॉल रेड है, ये बात अपने लोग को बता दिया गया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल बैग 2 में से निकाला गया हो। बात समझ रहे हैं ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन इवेंट A हैज ऑलरेडी अकर्ड। यहां पे इवेंट A हो चुका है कि बॉल रेड है, ये बता दिया गया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल बैग 2 में से निकाला गया हो, ये अपने लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, सिंपल सा क्या करना है, आपको बेस थ्योरम का फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, ये बात तो याद ही होगा ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यानी कि अपने लोग को क्या चाहिए, अपने लोग को यही ना चाहिए कि जो बॉल निकाला गया है रेड बॉल वो बैग 2 में से हो। अपने लोग को तो यही ना चाहिए कि जो रेड बॉल निकाला गया है वो बैग 2 में से हो। तो फेवरेबल आउटकम्स हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो बैग 2 चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बैग है, इस दोनों बैग में से इस बैग को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, इनटू अब इस बैग में से रेड बॉल चुनना है, तो इस बैग में से रेड बॉल चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5/11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, हो सकता है कि हम लोगों ने बैग 1 चूज किया हो और उसमें से रेड बॉल निकाला हो, या हो सकता है कि हम लोगों ने बैग 2 चूज किया हो और उसमें से रेड बॉल निकाला हो। तो बैग 1 चूज करने का प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा 1/2 इनटू, अब ये बात पता है कि बैग 1 से भी रेड बॉल ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले बोल दिया गया है कि रेड बॉल निकला है। तो बैग 1 में से रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/7। या हम लोग प्लस साइन लगा लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखना है। तो या हो सकता है कि हम लोगों ने बैग 2 चूज किया हो, यानी कि 1/2 बैग 2 चूज करने का, या इसमें से रेड बॉल निकला हो तो 5/11। ठीक है, यही तो हो गया अपने लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन इवेंट A हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि बैग 2 में से रेड बॉल चुनने का प्रोबेबिलिटी यही तो हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए इसको बेस थ्योरम के फॉर्मूला पे कैसे हम लोग बना सकते थे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A है, तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखेंगे, ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू, अब यहाँ पे E2/A है तो यहाँ पे लिख लेंगे A/E2, उल्टा करके A/E2। ठीक है, अपॉन, अब नीचे क्या लिखेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे देखिए है ना, E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। 2 इवेंट है तो 2 ही तक लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यहाँ पे 2 इवेंट है तो 2 तक रुक जाएंगे, E2 तक रुक जाएंगे। अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कितना आसान है निकालना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के जगह क्या रखेंगे, यानी कि बैग 2 चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यानी कि E2 यानी कि बैग 2, यानी कि बैग 2 से रेड बॉल चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 2 से रेड बॉल चुनने का प्रोबेबिलिटी है 5/11। ठीक है, अपॉन, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि बैग 1 चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो 1/2 इनटू, अब देखिए E1 यानी कि बैग 1 से A यानी कि रेड बॉल, बैग 1 से रेड बॉल चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 1 से रेड बॉल चुनने का प्रोबेबिलिटी है 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि बैग 2 चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 यानी कि बैग 2 से रेड बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बैग 2 से रेड बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 5/11। अब देखिए यही तो सेम यहाँ भी है, तो फॉर्मूला से बनाओ या सिंपल सा लॉजिक लगाकर बताओ, बात तो सेम ही है। प्रोबेबिलिटी का एक ही भगवान है,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये बात पता है तो प्रोबेबिलिटी को तो गर्दा उड़ा दोगे तुम लोग, ठीक है। और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये अच्छे समझ में आना, समझ में आया तो कमेंट जरूर करना यार। तुम लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करना। एग्जाम्पल 17 में बोला जा रहा है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3 each containing 2 coins. In box 1 both coins are gold coins, in box 2 both are silver coins, and in the box 3 there is 1 gold and 1 silver coins. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is gold, what is the probability that the other coin in the box is also a gold? देखिए बात को ध्यान से समझिए। 3 बॉक्सेज है टोटल, तीनों में 2-2 सिक्का है, ठीक है। बॉक्स 1 में दोनों सिक्का गोल्ड का है, बॉक्स 2 में दोनों सिक्का सिल्वर का है, एंड बॉक्स 3 में एक सिक्का गोल्ड का है, एक सिक्का सिल्वर का है। अब इस तीनों बॉक्स में से एक सिक्का निकाला जाता है जो कि गोल्ड का है। यहाँ पे सिक्के के गोल्ड होने का इवेंट के बारे में अपने लोग को बता दिया गया है। तो जिस इवेंट के बारे में बता दिया गया है उसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे। ए इक्वल टू कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड। अब बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज गोल्ड, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक सिक्का निकालने के बाद एक सिक्का और जो बॉक्स में बचता है वो भी गोल्ड का ही हो। इसका मतलब इनडायरेक्टली अपने लोग से यही ना पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड का जो सिक्का निकला है वो बॉक्स 1 में से निकला हो। बात समझिए, फिर से समझिए। एक सिक्का निकाल लिया गया है। अब एक सिक्का निकालने के बाद हर एक बॉक्स में तो मान लीजिए कि इस बॉक्स में से एक सिक्का निकाला गया हो, या इस बॉक्स में से एक सिक्का निकाला गया हो, या इस बॉक्स में से एक सिक्का निकाला गया हो। अब इस बॉक्स में से एक सिक्का निकाल लीजिएगा तो एक गोल्ड का तो और बच ही जाएगा। इस बॉक्स में तो गोल्ड का है ही नहीं। अगर इस बॉक्स में से गोल्ड का एक सिक्का निकाल लीजिएगा तो एक सिल्वर का सिक्का बच जाएगा ना। तो बोला जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक गोल्ड का सिक्का निकालने के बाद एक सिक्का जो बचता है वो भी गोल्ड का ही हो। इसका मतलब इनडायरेक्टली यही अपने लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड का जो सिक्का निकला है वो बॉक्स 1 से निकला हो, क्योंकि बॉक्स 1 में 2 गोल्ड का सिक्का है, एक गोल्ड का निकलने के बाद एक और गोल्ड का बच जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जिस इवेंट के बारे में बता दिया गया उसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे। अब E1 मान लेते हैं कि E1 जो इवेंट है ये बॉक्स 1 चूज करने के बारे में बता रहा है, E2 जो इवेंट है ये बॉक्स 2 चूज करने के बारे में बता रहा है, एंड E3 जो इवेंट है ये बॉक्स 3 चूज करने के बारे में बता रहा है। अब अपने लोग को क्या निकालना है? अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि सिक्का जो गोल्ड का है वो अपने लोग को बता दिया गया है, तो वो सिक्का बॉक्स 1 में से, यानी कि E1 बॉक्स 1 को ही ना बता रहा है, तो वो सिक्का बॉक्स 1 में से निकला है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है ये अपने लोग को बताना है। तो देखिए ऊपर क्या रखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अपने लोग को क्या चाहिए? अपने लोग को यही चाहिए ना कि बॉक्स 1 चूज किया जाए एंड उसमें से जो सिक्का निकले वो सिक्का गोल्ड का हो। तो सबसे पहले बॉक्स 1 चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? देखिए टोटल बॉक्स है 3, तो बॉक्स 1 चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/3। अब इसमें से गोल्ड के सिक्का को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ क्या है? 2 है। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अपने लोग को गोल्ड का सिक्का चाहिए और टोटल गोल्ड का सिक्का भी 2 है, तो 2/2 यानी 1। तो गोल्ड का सिक्का चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हो सकता है कि हम लोगों ने बॉक्स 1 चूज किया हो और उसमें से गोल्ड का सिक्का निकाला हो, प्लस हो सकता है कि हम लोगों ने बॉक्स 2 चूज किया हो और इसमें एक भी गोल्ड का सिक्का नहीं है, इसका मतलब गोल्ड के सिक्का इसमें से निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। हो सकता है हम लोगों ने बॉक्स 3 चूज किया हो, बॉक्स 3 भी चूज करने का प्रोबेबिलिटी तो 1/3 होगा, और इसमें से गोल्ड का सिक्का निकाला हो तो इसमें से गोल्ड का सिक्का निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि गोल्ड का सिक्का है 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 2, तो 1/2। तो ये क्या हो गया? 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/6। यही अपने लोग का आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसी को अगर हम लोग फॉर्मूला पे करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, इसको फॉर्मूला पे करते तो कैसे हो करते? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू, अब यहाँ पे E1/A है तो यहाँ पे उल्टा करके हम लोग लिख लेते हैं A/E1, ठीक है, अपॉन, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, यहाँ पे E2 है, A/E3। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि बॉक्स 1 चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3, तो 1/3। अब देखिए जब बॉक्स 1 चूज कर चुके हैं
बॉक्स 1 E1 इवेंट हो चुका है, यानी कि बॉक्स 1 चूज कर चुके हैं, तो इवेंट ए के होने का क्या प्रोबेबिलिटी, यानी कि गोल्ड बॉक्स 1 अगर चूज कर चुके हैं तो गोल्ड के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/2 यानी कि 1, तो 1 अपॉन यहाँ भी 1/3 इंटू 1 प्लस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि बॉक्स 2 के चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बॉक्स 2 के भी चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 ही है, 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 यानी कि अगर बॉक्स 2 चूज कर चुके हैं तो गोल्ड के चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें गोल्ड है ही नहीं तो गोल्ड के चूज करने का प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी कि बॉक्स 3 चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 यानी कि अगर बॉक्स 3 चूज कर चुके हैं तो इसमें से गोल्ड चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, A यानी कि गोल्ड, तो बॉक्स 3 अगर चूज कर चुके हैं तो इसमें से गोल्ड चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे, यही तो अपने लोग का आंसर है, दोनों सेम ही है। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग को बेस थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, जब 3-4 इवेंट दिया जाता है, 2 से ज़्यादा इवेंट हो, ज़्यादा इवेंट दिया जाए तो हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बहुत आसान है।